बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। देखिए, पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आप सोच रहे होंगे ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये कांस्टेंट होती है अगर क्वेश्चन बदल भी जाए। किसी एक क्वेश्चन में पाई है तो 22/7 और किसी क्वेश्चन में पाई आ गया तो भी 22/7। जैसे स्मॉल जी होता है, आप फिजिक्स में पढ़े हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कोई नंबर 2, 4, 7, 9, 11/3, ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं। लेकिन कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, जैसे इंग्लिश के जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए बी सी, या बीच वाले कुछ अल्फ़ाबेट जैसे एम है, लैम्डा है, म्यू है, ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। किसी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन क्वेश्चन बदल जाए तो इनकी वैल्यू बदल सकती है। मतलब अगर हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं कि यहां पर एक ही वेरिएबल है x। तो जब एक ही वेरिएबल है x, तो ये a, b और c क्या है? तो ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो बताइए इसकी कितनी वैल्यू है? तो बता पाएंगे कि ए की कितनी वैल्यू है। जैसे आप पाई की वैल्यू बता दिए 22/7, उस तरह ए की वैल्यू बता पाएंगे? यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, अपने विल से, अपनी इच्छा से लिया गया कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। और एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स हो, फिजिक्स में भी फिक्स हो, केमिस्ट्री में भी फिक्स हो, मैथ में भी फिक्स हो, क्वेश्चन बदल जाए तब भी उसकी वैल्यू पाई 22/7 ही होगा। लेकिन ये जो ए बी सी है वो अपने तरफ से, अपनी इच्छा से, अपने विल से ले लिया जाता है कांस्टेंट। जब क्वेश्चन ही बदल जाएगा तो इनकी वैल्यू बदल सकती, उस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आपको ये जानना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन है, मान लीजिए वो y इक्वल टू mx है, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, m। तो जब हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना अब 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते तो सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करते, x का डिफरेंशिएशन 1, एक ही बार डिफरेंशिएशन करते, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाना चाहिए। नहीं हटेगा तो m की जगह y/x लिख देंगे। लेकिन अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर y इक्वल टू हो ax² प्लस bx प्लस c, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कर करके ए बी सी हटाएंगे, वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ए भी ना हो, बी भी ना हो, सी भी ना हो। लेकिन अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो इस y का डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो हमको लास्ट में चल के d³ y/dx³ मिलेगा। भले उसमें dy/dx भी हो, d² y/dx² भी हो, लेकिन
वो थर्ड ऑर्डर का मिलेगा। एक वेरिएबल हो, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये लिखा है ना फोर्थ ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो थर्ड ऑर्डर मिलेगा, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो सेकंड ऑर्डर मिलेगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन तब होगा। तो अगर मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर का, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा? 4 बार। इसका मतलब है कि जो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहे होंगे? 4, तभी ना 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ और तभी ना फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। अगर 3 ही डिफरेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो 3 ही बार डिफरेंशिएशन होता, तो फोर्थ ऑर्डर मिल पाता। जब 3 ही बार डिफरेंशिएशन होता तो ज़्यादा से ज़्यादा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मिलता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहे होंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। और अगर ये कहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है, कहेंगे 3। उसमें 3 आर्बिट्री, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, फोर्थ ऑर्डर का है तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। लेकिन अभी रुकिए, यहां पर जनरल सॉल्यूशन था और यहां पर देखिए एक वर्ड बदल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि अगर कोई जनरल सॉल्यूशन है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू भी किसी तरह निकाल ली जाए। जैसे ये पता लगा लिया जाए कि ए की वैल्यू 7 होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू 8 होगी, सी की वैल्यू 0 होगी। उनकी वैल्यू भी जब पता लगा ली जाती है और तब पूरे इक्वेशन को लिखा जाता है, तब उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन होता तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें रहते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यू भी दी रहती है कि उससे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल जाती है। तो फिर आर्बिट्री कांस्टेंट की जब वैल्यू निकल जाएगी कि जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई, सी की वैल्यू 0 आ गई, तब तो उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। वहाँ पे 7 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, 4 रहेगा। तब आपको ये डी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, यानी 0। तब उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहे तो चाहे ऑर्डर 3 हो, चाहे ऑर्डर 4 हो, चाहे 14 हो, उसमें का आंसर हमेशा 0 होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल ली गई है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी था और ये दिया हुआ कुछ ऐसी चीजें दी हुई थी क्वेश्चन में कि आपने ए की वैल्यू निकाली, 7 निकला, तो अब हमेशा जिंदगी भर ए की वैल्यू 7 थोड़ी ना होगी। वो तो बस उस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है। अब आप ये नहीं याद कर सकते ए जब आए तब उसकी वैल्यू 7 लिख दो, इसलिए ये आर्बिट्री कांस्टेंट था। ये पाई की तरह नहीं था, एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं था कि ये एक बार 22/7 है तो हमेशा 22/7 ही रहेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर कहे तो ऑर्डर 3 देख के 3 पे नहीं टिक लगाना है। अगर जनरल सॉल्यूशन कहे तो फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 पे टिक, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहे तो हमेशा 0 पे टिक लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 का डी सही है और 12 का डी, दोनों का डी ही सही है।